Hello everyone, welcome to my channel. फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देती है इंडियन सिटीजन्स को। वो राइट्स जो गवर्नमेंट भी अमेंड यानी चेंज नहीं कर सकती है। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स कभी भी चेंज नहीं किए हैं? अगर चेंज किए हैं तो कितना कर सकती है? इसी के ऊपर 3 केसेस भी हुए हैं, जो है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोकलनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो लैंडमार्क केस था हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। तो आइए इन सबको हम आज के चैनल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में पढ़ेंगे कि लॉ क्या होता है। हम जब से बात करते आ रहे हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे, चेंज ना करे, या ऐसा लॉ होना चाहिए, वैसा लॉ होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ की क्या डेफिनेशन दी है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ की एक प्रॉपर डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। वो कहता है कि लॉ क्या है। लॉ वो चीज है जिसमें अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है, जैसे सीएए या मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग उन्होंने लॉ पास किया था, तो जो वो लॉ की कैटेगरी में आते हैं। जो पार्लियामेंट एक ऑर्डिनेंस पास करती है, ठीक है, वो लॉ बन जाता है। सेकंड, उन्होंने बताया कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, जैसे यूपी, कोई उन्होंने कुछ एक ऑर्डर निकाला तो वो लॉ बन जाता है, भले ही वो स्टेट के रिगार्डिंग हो, पर वो लॉ बन जाता है। अगर वो फेवर में है सिटीजन्स के रिगार्डिंग और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अगर फेवर में है, तो कोई स्टेट भी अगर कोई लॉ ऑर्डर पास करती है तो वो भी अगर लॉ बन जाता है, तो वो भी लॉ की डेफिनेशन में आता है। यानी पार्लियामेंट कोई ऑर्डिनेंस पास करती है या कोई लॉ पास करती है तो वो भी लॉ कहलाएगा। स्टेट को लेजिस्लेचर पास करती है तो वो भी लॉ कहलाएगा। थर्ड बताया उन्होंने कि प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो वो भी लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, 3 फैक्टर्स बताए गए हैं जो बताते हैं कि हमारे लॉ की क्या डेफिनेशन है। यानी कि पार्लियामेंट ने कुछ पास किया है, जैसे सीएए हो गया, स्टेट कोई पास करती है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर पास करती है, वो फेवर में है तो वो भी लॉ बन जाएगा, वो भी लॉ कहलाएगा। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो वो भी लॉ कहलाएगा। ये डेफिनेशन हमें आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि लॉ ये है, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 हमें ये बोलता है कि लॉ ये है। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इसके रिगार्डिंग क्या बोलता है। हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, हमने बात करी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो बेसिक राइट्स हैं जो चेंज गवर्नमेंट चेंज भी नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर उन्हें कोई लॉ या लॉ लाना हुआ, इन 3 को नजर रखते हुए कोई लॉ पास करना हुआ, तो क्या होना चाहिए। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है तो वो फंडामेंटल राइट्स के जो बेसिक चीज है उसको छीनना नहीं है। यानी कि इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है, वो हम डिस्कस करते हैं पहले। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये बोलता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रेजेस फंडामेंटल राइट। यानी कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे, लॉ जो डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन दी है कि जो एवरेजेस यानी कि जो रिमूव या टेक अवे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो एक फंडामेंटल राइट को हटा दे या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दे, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी गवर्नमेंट।
अगर ऐसा वो बनाती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें अगर आपको लगता है कि अगर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के हिसाब से गवर्नमेंट चली है, कभी उसने चेंजेस लाए हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी गवर्नमेंट ने चेंज किया है, वो हम अब बात करते हैं। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लॉ की डेफिनेशन बताता है और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बताता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाएगी स्टेट या गवर्नमेंट नहीं लाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को हटा दे, यानी कि उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट की, कोई भी उसको चेंज कर दे। एब्रिजेस मतलब उसे हटा दे। हटाने का मतलब ये नहीं बिल्कुल ही हटा दे, यानी उसका डेफिनेशन कुछ और दी, उसकी बात कुछ और है, कोई लॉ ला दिया उसकी बातों को ही बदल दिया, ऐसा कोई भी लॉ गवर्नमेंट नहीं लाएगी, ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बोलता है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, हमें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये बोलता है कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को हटा दे। तो हम एग्जांपल समझते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, यानी कि गवर्नमेंट कास्ट के हिसाब से सिटीजन्स को भेदभाव नहीं करेगी कास्ट के हिसाब से। ठीक है, अब फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के थ्रू सरकार ने, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 अमेंड किया, इसको अमेंड किया और एक नया एफआर लॉ बनाया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, उन्होंने जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट क्या बोलता है, एग्जिस्टिंग आर्टिकल क्या बोलता है कि आप कास्ट के हिसाब से भेदभाव नहीं करेंगे सिटीजन्स में, गवर्नमेंट को ये आर्टिकल बताता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 लाकर उन्होंने बोला कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि एक तो पहली गलती क्या करी गवर्नमेंट ने कि एक तो उन्होंने पार्ट 3 जो बोला गया है कि आप पार्ट 3 को गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती है, अगर टच करेगी, अगर उसे चेंज लाना भी है तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन से देना होगा। पर उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट लाके 1951 में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू उन्होंने इस एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट को अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन यानी उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। अब उन्होंने मेंशन कर दिया बैकवर्ड क्लासेस, जब यहाँ बोला गया था कि आप कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल दी कि हम स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो उन्होंने एग्जिस्टिंग जो उसकी लैंग्वेज थी उसको तोड़ मरोड़ के चेंज कर दिया। उन्होंने बोला चेंज नहीं करना, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, और वो स्पेशल प्रोविजंस बना रहे हैं, यानी कि वो खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हम स्पेशल प्रोविजंस देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक अमेंड किया उन्होंने। अब सेकेंड एग्जांपल क्या है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी बोलता है कि राइट टू वोकेशंस, यानी कि आप अपने हिसाब से कोई भी अपने एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकते हो, ये आपका बेसिक राइट है। पर अमेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, किसके थ्रू, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने इसको अमेंड कर दिया और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कुछ एम्प्लॉयमेंट जो उनकी रोजी रोटी थी, कुछ एम्प्लॉयमेंट पर यानी कुछ वोकेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ठीक है, पहला क्या किया उन्होंने, उन्होंने लैंग्वेज बदल दी पूरी, यानी कि एक पूरा नया लॉ ही, पूरा नया आर्टिकल ही ला दिया, पूरा एक नया राइट ही ला दिया। पहला आर्टिकल हमें क्या बताता है 15 क्लॉज 1 कि आप जो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी भी सिटीजन को कास्ट के हिसाब से। उन्होंने पूरी ही डेफिनेशन यानी पूरी इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, पूरा एक नया ही आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम जो स्पेशल प्रोविजंस देंगे बैकवर्ड क्लासेस को, जो मना किया हुआ तो उसके ऑपोजिट ही पूरा उन्होंने आर्टिकल ला दिया गवर्नमेंट ने। अब सेकंड क्या बोला, हमें राइट दिया है वोकेशन का, यानी हम अपने हिसाब से एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकते हैं। अब उन्होंने इस आर्टिकल को अमेंड कर दिया कि हम कुछ वोकेशंस पर यानी कुछ एम्प्लॉयमेंट पर हम रोक लगा रहे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड केस हुआ, एग्जाम्पल हुआ, सॉरी।
ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, नाइन्थ शेड्यूल, यानी कि अब इतना सब होने के बाद ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 एक्ट के थ्रू ये सब काम किए गए। ठीक है, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया और 1951 में यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये दो चेंजेस लाए गए। लैंड रिफॉर्म यानी राइट टू प्रॉपर्टी भी इसके थ्रू ही आया था। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल का इंट्रोडक्शन हुआ। अब नाइन्थ शेड्यूल क्या बोलता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 एक्ट के थ्रू पहला क्या करा उन्होंने कि उसको 15 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी यानी राइट ऑफ एजुकेशन को अमेंड किया। थर्ड था इंट्रोडक्शन ऑफ नाइन्थ शेड्यूल। इसमें गवर्नमेंट ने बोला अगर हमने कोई लॉ बनाया है और हमने नाइन्थ शेड्यूल में वो लॉ डाल दिया है तो वो क्वेश्चनेबल नहीं होगा। यू कांट क्वेश्चन दैट लॉ, यानी कि अगर वो लॉ वायलेट भी कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर खंडित कर रहा है, तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। आप यानी सिटीजन्स भी, चाहे वो जुडिशरी हो, कोई भी उस लॉ को नल एंड वॉइड नहीं कह सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता अगर वो लॉ गवर्नमेंट ने नाइन्थ शेड्यूल के अंदर डाल दिया है। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 एक्ट के थ्रू ये चेंजेस लाए गए। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट भी लाया गया, यानी कि जो जमींदार थे जो लैंड फॉर्म्स के नाम पर, यानी कि हमें पहले हमने जब इंट्रोडक्शन किया था फंडामेंटल राइट का, हमने बात की थी कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, पर अमेंडमेंट के थ्रू उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट में डाला गया। यानी आपका राइट तो है पर आपको फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि जमींदार जो है जमीन हड़प रहे थे, फंडामेंटल राइट्स के नाम पर एबॉलिश कर रहे थे जो उनसे लोअर उसमें थे, तो उसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हटाया गया। यानी ये बहुत सारे चेंजेस करे गए। अब इन एग्जाम्पल से आप समझिए कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो बोल रहा है कि जो लॉ है फंडामेंटल राइट को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो भी करा सरकार गवर्नमेंट ने। आप फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकते, वो भी करा। आप कोई ऐसा लॉ नहीं ला सकते हैं कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, वो भी करा। उन्होंने क्या किया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करता है कि आप हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो उन्हें नाइन्थ शेड्यूल ला दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया नाइन्थ शेड्यूल का थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 एक्ट के थ्रू कि कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट बनाती है और वो नाइन्थ शेड्यूल में डाल देती है तो वो क्वेश्चनेबल नहीं होगा। यानी कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आपने लॉ क्यों बनाया है, चाहे वो फंडामेंटल राइट को वायलेट ही क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये सब जो बात करी गई थी पहले की गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती है, तो इन सब एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में किया भी है, चाहे वो 1951 एक्ट के थ्रू करा है, यानी कि अमेंड भी किया है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है इस चीज से? कंक्लूजन ये है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 एक्ट का कि यानी कि अमेंड भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी अमेंड हुआ है। इंट्रोडक्शन हुआ है किसका? 15 क्लॉज 4 का, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल प्रोविजंस देंगे, तो एक नया इंट्रोडक्शन भी हुआ है आर्टिकल का, यानी 15 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस हुआ है और 9th शेड्यूल भी इंट्रोड्यूस हुआ है। अब कंक्लूजन क्या है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 का कि इंट्रोडक्शन किसका हुआ? 15 क्लॉज 4 का इंट्रोडक्शन हुआ, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी अमेंड हुआ, उसकी जगह लाया गया ये 9th शेड्यूल का इंट्रोडक्शन हुआ। यानी कि गवर्नमेंट ने सारे काम करे हैं जो काम नहीं करने चाहिए थे, यानी कि इंट्रो भी कर दिया, उसकी पूरी डेफिनेशन, पूरी लैंग्वेज चेंज कर दी 15 क्लॉज 1 की, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का अमेंड कर दिया,
रिस्ट्रिक्शंस लगा दी वोकेशंस पर, और 9th शेड्यूल का इंट्रोडक्शन करा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू कि कोई भी लॉ अगर आप 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो क्वेश्चनेबल नहीं होगा, यानी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी जुडिशरी इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, वो लॉ चालू ही है। 13 क्लॉज 2 तो यही बोलता है ना कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को हटा रहा है, किसी भी रूप में हटा रहा है, उसकी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, उसको हटाने का मतलब ये नहीं बिल्कुल ही हटा दिया है, यानी उसकी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है, वो करा हुआ है, अमेंड कर रहा है, वो भी करा है, कुछ नया ला रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, वो भी किया है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के हिसाब से वो हटाना चाहिए, पर वो नहीं हटाया गया। ये तीनों ही काम गवर्नमेंट ने करे, और भी थे, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट भी हटाया गया था, पर वो जस्टिफिकेशन का स्ट्रांग था कि हम जमींदारी जो एबॉलिश कर रहे हैं वो वेलफेयर, सिटीजन ऑफ इंडिया के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है वो मान लिया गया, और उसको राइट टू प्रॉपर्टी को जो एक्ट था वो हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स में से। वो उनका जस्टिफिकेशन स्ट्रांग था, वो माना गया और अब तक मानते आ रहे हैं उस चीज को। पर ये जो 3 चीजें हुई हैं गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से करी हैं, यानी कि पार्ट 3 आप टच नहीं कर सकते हैं, और अब चेंज करना स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देना होगा, इसमें नहीं दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी में दिया गया पर इसमें नहीं दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने राइट टू 13 क्लॉज 2 को माना ही नहीं, जो बोला गया था इसको नल एंड वॉइड मानेंगे उसको माना ही नहीं। इस चक्कर में 3 केसेस हुए, जो हाँ केसेस की हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी। पहला केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 की वजह से फर्स्ट केस जो हुआ था वो था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा था गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को भी हटा, मतलब उसको वायलेट कर रहा था, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, और उन्होंने क्या नाम दे दिया उसको, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो गवर्नमेंट ने नाम दिया, उसके जो हमने कंक्लूजन में पढ़ा। अब उसकी वजह से एक फर्स्ट केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या था, शंकरी प्रसाद ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में जाके कि फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन डाल सकते हैं। वही शंकरी प्रसाद ने किया, पिटीशन डाली। अब जजमेंट क्या आई, हम उस पूरे केस को डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ तो हम जजमेंट की बात करते हैं। अब शंकरी प्रसाद ने जब केस किया कि हमारा फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है गवर्नमेंट, जो कि नहीं करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट के पास 2 तरीके के राइट्स हैं, यानी अधिकार हैं कि वो लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट के पास 2 तरह की पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यानी लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर है। क्या है, पहली है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर, जो आर्टिकल 368 देता है गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव पावर गवर्नमेंट के पास 2 तरीकों से आती है, एक तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर जो आर्टिकल 368 देता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने बोला कि हमने आर्टिकल 368 का यूज किया है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये पावर में कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम किसी भी लॉ को चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, और उसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में दी हुई है, वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जिक्र नहीं होता इस वर्ड का। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर जो आर्टिकल 368 हमें देता है, हमने उसके थ्रू लॉ लाया है या अमेंड किया है या इंट्रोड्यूस किया है, हमने ये वाली पावर का इस्तेमाल करा है।
और उस पावर को हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर, जो कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को वॉयलेट ही नहीं कर रहे हैं। जो वो वर्ड ही मेंशन नहीं है, जब वो प्रोसीजर ही मेंशन नहीं है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में सिर्फ सिंपल लॉ वर्ड मेंशन है कि आप कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट को अब्यूज करेगा, यानी हटाएगा या टेक अवे कर लेगा, और अगर ऐसा करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। पर कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये वर्ड मेंशन ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि अगर वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर का इस्तेमाल करते, जिसमें पूरा प्रोसीजर है कि आपको वो बिल पास करवाना पड़ेगा, वो लॉ पास करवाना पड़ेगा, पर उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया। सरकार ने बोला हमें आर्टिकल 368 ये पावर दे रहा है कि हम कोई भी लॉ ला सकते हैं जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए होगा, हमारे नेशन के लिए होगा। तो हमने ये सब लाने के लिए, जो हमने कंक्लूजन में पढ़ा है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद, और जिसके ऊपर ये केस हुआ था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करी हुई है, और हम इसको नाम दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट वर्ड कहीं भी लॉ में मेंशन नहीं है, और ना ही 13 क्लॉज 2 में मेंशन है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जजमेंट तो यही सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, तो ये केस यहीं दब गया। क्यों दब गया? कि एक तो लॉ में जो 13 क्लॉज 3 हमें लॉ की डेफिनेशन देता है, हमने लॉ की डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट कोई बिल पास कर रही है, जैसे ये पास किया है, कोई स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर रही है, ठीक है, प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, ये सब जो कैटेगरी है ये सब लॉ की कैटेगरी में आती है। लॉ की डेफिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, अमेंडमेंट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि हमारा जो लॉ है ऐसा लॉ लाया गया है। हमने लॉ नहीं लाया, गवर्नमेंट बोलती है हम लॉ लाए नहीं है, हम अमेंड किया है, और हमने कोई भी लॉ की डेफिनेशन को हैम्पर नहीं किया, हमने हटाया नहीं है, कोई भी हमने वॉयलेट नहीं किया है, क्योंकि अमेंडमेंट वर्ड लॉ की डेफिनेशन में है ही नहीं। जब 15 क्लॉज 1 लाया गया, 9 शेड्यूल लाया गया, 19 क्लॉज 6 लाया गया, वो अमेंडमेंट के नाम से लाए गए थे, ठीक है, और अमेंडमेंट वर्ड कहीं भी लॉ की डेफिनेशन में मेंशन नहीं है। हमने ये लॉ लाए, हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम से लाए थे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्ड है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने 13 क्लॉज 3 लॉ को हमने ऐसा लॉ लाए हैं, या 13 क्लॉज 2 जो बोलता है कि ऐसा लॉ लाएंगे तो आप वायलेट कर रहे हैं? हमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है क्योंकि सरकार ऐसा बोलती है, ठीक है। हम लॉ को ऐसे हैम्पर कर रहे हैं, ना हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को हैम्पर कर रहे हैं, क्योंकि ना तो लॉ के डेफिनेशन में अमेंडमेंट वर्ड मेंशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही 13 क्लॉज 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ड मेंशन है कि अगर आप ये लाते हैं तो आप फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये पावर दे रहा है, हमें गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 368 हमें पावर देता है कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड मेंशन ही नहीं है ना तो 13 क्लॉज 3 में, ना ही 13 क्लॉज 2 में। तो ये केस नहीं दब गया। अब सेकंड केस आया इसी के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि सरकार के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो 368 दे रहा है कि वो कोई भी लॉ ला सकते हैं और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट वर्ड मेंशन ही नहीं है ना तो 13 क्लॉज 2 में ना 13 क्लॉज 3 में। अब इस जजमेंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के ऊपर सेकंड केस आया, ठीक है। अब हमारा सेकंड केस क्या था? सेकंड केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1961। ये केस आया सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट के पास पावर है, जो आर्टिकल 368 देता है गवर्नमेंट को कि आपके पास पावर है कि आप कोई भी लॉ को अमेंड कर सकते हैं, और वो उन्होंने अमेंड किया है जो कि 13 क्लॉज 3 लॉ की डेफिनेशन को हैम्पर नहीं कर रहे हैं, वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, ना ही 13 क्लॉज 2 को वॉयलेट कर रहे हैं। तो इस जजमेंट के ऊपर सेकंड केस बना, वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अब इस बेंच यानी कि गोलकनाथ की बेंच और
शंकरी प्रसाद की बेंच यानी सुप्रीम कोर्ट की जो दो बेंचेस थी, दो जजेस थे, उनकी ही आपस में ये बात हुई कि आप जो बोल रहे हैं, गोलकनाथ बेंच ने बोला, आप जो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, हम इसे इस तरीके से समझते हैं। अब इस सेकंड केस में क्या बात हो रही है, इसमें जो दो बेंचेस हैं यानी सुप्रीम कोर्ट की जो दो बेंचेस हैं वो आपस में ही उनकी बात चल रही है। पहली बेंच कौन सी है, शंकरी प्रसाद की, यानी शंकरी प्रसाद की बेंच ने क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है जो आर्टिकल 368 देता है, ये शंकरी प्रसाद की बेंच ने बोला। अब सेकंड बेंच क्या है, ये बेंचेस हैं यानी जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। सेकंड बेंच यानी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जब केस हुआ तो गोलकनाथ की बेंच ने क्या बोला, गोलकनाथ यानी शंकरी प्रसाद की बेंच ने बोला, अब गोलकनाथ की बेंच ने बोला कि पार्लियामेंट के पास प्रोसीजर है, आप जो बोल रहे हैं, यानी कि सेकंड बेंच यानी कि सेकंड केस की गोलकनाथ बेंच ने बोला शंकरी प्रसाद की बेंच को या शंकरी प्रसाद की जज को बोला कि आप जो बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पावर है जो आर्टिकल 368 दे रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड तो मेंशन ही नहीं है जो आप बार बार पावर पावर कह रहे हैं। गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ दी हुई है, गवर्नमेंट के पास प्रोसीजर दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड प्रोसीजर मेंशन है कि गवर्नमेंट के पास यानी आर्टिकल 368 ये राइट देता है गवर्नमेंट को कि आपके पास एक प्रोसीजर है कि आप किसी भी लॉ को ला सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो आप बार बार ये पावर वर्ड जो यूज कर रहे हैं पर ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ही नहीं है। आपस में जजेस ने ये बात बोली, सेकंड जो बेंच थी गोलकनाथ वाली बेंच थी, उन्होंने बोला कि आप पावर वर्ड यूज मत करिए कि कौन, अगर आप इस हिसाब से चल रहे हैं कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ की डेफिनेशन में ये वर्ड मेंशन नहीं है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में ये वर्ड मेंशन नहीं है, अगर वर्ड बाय वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग्स पर जा रहे हैं तो पावर वर्ड भी कहीं मेंशन नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास गवर्नमेंट के पास पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है पावर, ये वर्ड तो मेंशन ही नहीं है। अगर आप उस हिसाब से चल रहे हैं, वर्डिंग्स के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये शब्द तो मेंशन ही नहीं है, तो बार बार आप इस वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं कि पावर दी हुई है। तो आपको बोलना चाहिए प्रोसीजर दिया हुआ है। अगर प्रोसीजर दिया हुआ है तो पावर नहीं दी हुई है, अगर पावर नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल कर सकती है उस चीज को। फिर से बात वहीं घूम फिर कर आ गई। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अच्छा, अगर आप ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, आप हमें चैलेंज कर रहे हैं। सेकंड बेंच जो गोलकनाथ की बेंच, उन्होंने चैलेंज बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम 24th अमेंडमेंट लाते हैं। अब सरकार ने बोला ठीक है, ऐसी बात है, हम पावर वर्ड मेंशन नहीं है तो हम अकॉर्डिंग टू 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में हम डेफिनेशन ही चेंज कर देते हैं। हम बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है, हम 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू हम ये वर्ड ऐड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि द प्रोसीजर एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो हमारे पास पावर है, गवर्नमेंट ने बोला सेकंड बेंच को, आप बोल रहे कि प्रोसीजर वर्ड मेंशन है, पावर वर्ड मेंशन नहीं है, हमने डेफिनेशन ही बदल दी। गवर्नमेंट बोलती है कि हम 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू हम डेफिनेशन ही बदल देते हैं, हम बोलते हैं कि द प्रोसीजर एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो हमारे पास प्रोसीजर भी है, पावर भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि फर्स्ट केस में बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि आपके पास पावर है, ठीक है, आप अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव राइट जो आर्टिकल 368 देता है उसके रिगार्डिंग अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंड की डेफिनेशन ना तो लॉ में मेंशन है ना ही आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में मेंशन है, ठीक है। अब सेकंड केस जो आता है गोलकनाथ का, वो बेंच फर्स्ट बेंच से बोलती है, शंकरी प्रसाद की बेंच से बोलती है, आप जो वर्डिंग्स का खेल खेल रहे हैं तो वो ये वर्ड पावर ही मेंशन नहीं है, तो आप ये भी हटा दीजिए।
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू हम ये वर्ड यानी कि द प्रोसीजर एंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम पावर वर्ड भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, एक लैंडमार्क केस हुआ, जो एक लैंडमार्क हिस्टोरिकल केस हुआ जिसे हम बोलते हैं केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जो एक लैंडमार्क क्यों है, बिकॉज इसे पूरी ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बदल के रख दी, जो अब तक कायम है। जो 1973 में केस हुआ था, 1961 में केस हुआ, 1971 में अमेंड लाया गया, तो 1973 जो केशवनाथ भारती केस था वो आया, जो एक लैंडमार्क साबित हुआ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसने पूरी जजमेंट ही बदल दी सुप्रीम कोर्ट की, और वो जजमेंट अब तक कायम है। वो क्या केस था, चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड लैंडमार्क केस की, जो है केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। यानी कि इस केस ने पूरी ही सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट आई थी अब तक 2 केसेस में, पूरी ही बदल के रख दी। क्या था कि गवर्नमेंट ने बोला, क्या बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें राइट दिया हुआ 368 के थ्रू हमें पावर दे रहा है कि हम अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, वो फर्स्ट में हो गया, यानी शंकरी प्रसाद के केस में हो गया। अब गोलकनाथ केस में क्या बोला कि आप पावर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर वर्ड तो मेंशन ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें वो वर्ड मेंशन कर दिया कि द प्रोसीजर पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें प्रोसीजर भी पूरा मेंशन है और पावर भी दी हुई है कि हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से। तो अब केशवनंद भारती केस में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, यानी जितनी भी जजमेंट आई थी अब तक 24th अमेंडमेंट एक्ट को लेकर इसको भी चैलेंज किया गया, और जितनी भी जजमेंट अब तक आई थी जो शंकरी प्रसाद से चलती आ रही है, उन सबको चैलेंज किया गया 1973 में कि आप ऐसे कैसे अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे सरकार, आपका मतलब है कैसे सरकार अमेंड कर सकती है यहाँ पर अपने हिसाब से। उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ला दिया, पूरा ही बदल दिया, 15 क्लॉज 1 बदल दिया, 19 क्लॉज 6 ला दिया, 9 शेड्यूल ला दिया कि कोई भी हम लॉ डाल देंगे तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। फिर आपने 24th अमेंडमेंट एक्ट ला दिया कि हमें पावर भी दी हुई है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसे तो आप पूरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर देंगे। यही केस था जो हम लैंडमार्क साबित हुआ, यानी हिस्टोरिकल केस साबित हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, हमें क्या है कि गवर्नमेंट को ठीक है पावर दी हुई है, आप कर सकते हैं, आपने अमेंड कर दिया 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, आपने पावर वर्ड भी ऐड कर दिया, ठीक है आपको पावर दी हुई है, आप अमेंड भी कर सकते हैं, जो कि आप लॉ को वायलेट नहीं कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है, 13 क्लॉज 3 भी हमने पढ़ा, 13 क्लॉज 2 भी हमने पढ़ा, यहाँ ये वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है हम आपकी ये बात समझते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला पार्लियामेंट को, यानी गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है आप सब कुछ कर सकते हैं, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कुछ भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, यानी व्हाटएवर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, कुछ भी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आप जो फंडामेंटल राइट्स है और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वॉलेट किसी भी रूप में नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था। ठीक है, जो ये वर्ड मेंशन है बेसिक स्ट्रक्चर, ये जजमेंट में लिखा हुआ है, यही वर्ड लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोला आपको जो करना है आप करिए, गवर्नमेंट को बोला आपको 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपने पावर वर्ड मेंशन किया, ठीक है आपको पावर भी दी गई, आपने अमेंड करना है आप अमेंड भी करिए, आपको फंडामेंटल राइट अमेंड करने हैं आप फंडामेंटल राइट भी अमेंड करिए। पर कोई भी आप अमेंडमेंट लाते हैं, कोई भी आप चेंजेस लाते हैं, कोई भी लॉ लाते हैं, कुछ भी आप करते हैं, पर आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करेंगे। और ये बात अब तक, यानी 1973 में जजमेंट आई थी और ये बात अब तक कायम है। यानी कि आप कुछ भी चेंजेस लाइए, आपका मतलब गवर्नमेंट कुछ भी, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला है कि आप कुछ भी चेंजेस लाइए, कुछ भी अमेंड करिए, कुछ भी एक्ट लेकर आइए, पर आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का।
इसे हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं दी, और उन्होंने ऐसा बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वही है जो प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखते हैं और बनाए रखते हैं, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, सोवरेनिटी हो गया, इक्वालिटी हो गया एंड सोशलिज्म हो गया। जुडिशियल रिव्यू हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया एंड सेक्युलरिज्म हो गया। जितनी भी प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखते हैं, हमारे इंडिया को एक यूनिटी में फॉर्म में रखते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, ये सभी तो वर्ड मेंशन है हमारे। जुडिशियल रिव्यू, इक्वालिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये सारे ही जो प्रोविजंस है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। तो यानी कि आप कुछ भी करिए, आपको कुछ चेंजेस लाने आप करिए, फंडामेंटल राइट को चेंज करना आप करिए, पर आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे किसी भी रूप में। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं दी। इतना ही मेंशन है दिया उन्होंने अपने जजमेंट में कि बेसिक स्ट्रक्चर वही सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बनाते हैं, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी लूज नहीं होती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया कि आपको जो करना है इस केस के बाद से, केशव नंद भारती केस के बाद से जो हो गया ठीक है हो गया। इस केस के बाद यानी 1973 में जो केस हुआ था उसके बाद जो जजमेंट आई थी, उससे पहले आपने कर दिया ठीक है, आप कर दिया, हम उसको कुछ नहीं अब छेड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस केस के बाद से आप जो भी अमेंडमेंट करेंगे जो आज तक चलता आ रहा है उसमें क्या है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, इसलिए इसको हिस्टोरिकल लैंडमार्क केस बोलते हैं, क्योंकि इसने जितनी भी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, अब तक जितनी भी जजमेंट आई थी वो सबको बदल के रख दिया। क्यों, आपस में उनका चल रहा था कि हम अमेंड वर्ड मेंशन नहीं है, पावर वर्ड मेंशन नहीं है, हम ये पावर ला देंगे, वर्ड ला दिया उन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू, अब ये कर दिया वो कर दिया। इस केस के बाद से ये चीजें अब तक चलती आ रही है। ठीक है, यानी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिस्ट्रॉय किसी भी रूप में नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप करिए। ठीक है, अब 9th शेड्यूल में जो बोला गया था, इस केस के बाद एक चीज और हुई। 9th शेड्यूल जब लाया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लाया गया था कि हम जो भी लॉ बनाएंगे, गवर्नमेंट बोलती है हम जो भी लॉ बनाएंगे हम 9th अगर शेड्यूल में हमने डाल दिया है तो कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं करेगा, यानी कि जुडिशरी भी क्वेश्चनेबल नहीं कर सकती हमें। हमने लॉ बनाया, हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया। तो केशव नंद भारती केस के बाद ये जजमेंट आई, पहले तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, चाहे आप अमेंड करिए, पावर करिए, कुछ भी आपको करना है, कुछ भी एक्ट लाना आप लाइए। ठीक है, सेकंड आया 9th शेड्यूल में चेंज। अब लोगों ने बोला ऐसा तो सरकार कुछ भी करेगी, कोई भी लॉ बनाएगी 9th शेड्यूल में डाल देगी और बोलेगी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती, सिटीजन क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसे तो कितनी भी लॉ बना के 9th शेड्यूल में डाल देगी। तो केशव नंद भारती केस के बाद ये भी जजमेंट आई कि 9th शेड्यूल में जो अब तक केस लॉ डाल चुके हैं आप डाल दिए, ठीक है, हम उनको छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद इस केस के बाद जितनी भी आप लॉ डालेंगे 9th शेड्यूल में वो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होगा, उनको अगर क्वेश्चनेबल करना होगा वो क्वेश्चन कर सकती है, यानी कि वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। ठीक है, कोई भी लॉ आएगा, कोई भी लॉ आप बनाएंगे, हर एक लॉ रिव्यू करा जाएगा कोर्ट के थ्रू। आप 9th शेड्यूल के नाम से कोई भी लॉ नहीं ला सकते हैं। तो ये दो जजमेंट आई थी केशव नंद भारती केस के बाद जो अब तक कायम है। ठीक है, इसलिए इसे लैंडमार्क हिस्टोरिकल केस बोला जाता है। आपस में पहले केस तो आपस में हो गए, इस केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज है 9th शेड्यूल में आप जो लॉ डालते हैं, चाहे कोई भी लॉ हो, जो डाल चुके वो डाल चुके, पर इस केस के बाद से जितने भी आप लॉ बनाएंगे, जितने भी कुछ करेंगे वो पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी आपका लॉ हो।
ठीक है। तो ये एक लैंडमार्क केस बना था हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी इसमें, वो एक हिस्टोरिकल जजमेंट आई थी जो अब तक कायम है कि आप कुछ भी करिए, आपको लॉ लाना है, अमेंड करना, कुछ भी करिए, पर आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। आई होप आपको ये तीनों केस समझ में आए होंगे। और अमेंड सरकार कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती, किस लिमिट तक कर सकती है, ये भी आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।